स्वागत है आप सभी का आरबीसी क्लासेस में। आज हम संविधान के अपने अगले अध्याय में भारत के संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे और नीति निर्देशक तत्व से कौन कौन से प्रश्न आते हैं परीक्षा में, इसको भी हम अंत में देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रश्न आने की संभावना है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी चीज़ों को हम लास्ट में अंत में देखेंगे। वीडियो के जब ये हमारा खत्म हो जाएगा तो वीडियो के अंत में उसको हम देखेंगे। इस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इससे पहले वाले क्लास का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आरबीसी क्लासेस के नाम से पेज बना हुआ है, वहां से आप सर्च कर सकते हैं। आइए हम आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखते हैं जिन्हें भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उनको भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व, नीति यानी कि कोई भी योजना बनाने वाले और उसको डायरेक्ट करने के लिए, वो जो राज्य के लिए एक ऐसा योजना, मतलब लोगों के कल्याण के लिए, जनता का कल्याण किस प्रकार से हो, इसके लिए राज्यों को एक ड्राफ्ट यानी कि एक मतलब कि नीति जिस तरह से नियम बनाना होता है उस तरह से ड्राफ्टिंग करके संविधान में दिया हुआ है कि अगर इनको लागू किया जाता है तो एक हमारे न्यायाधीश थे एमसी छागल, उन्होंने कहा था इन सभी तत्वों को पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। ये कल्याणकारी राज्य के लिए बनाया ही गया था। इसके बारे में BR अम्बेडकर साहब का भी कथन है जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि अगर सरकार लागू सही तरीके से नहीं करेगी तो जनता उन्हें चुनाव के माध्यम से जवाब देगी। इस संबंध में कुछ विरोध भी हुए हैं, जैसे इसका न्यायालय में, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। इसके पीछे भी उस समय बनाने का रीजन ये था कि उस समय उतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे। नीति निर्देशक तत्वों में जितनी कल्याणकारी योजनाओं की बात की गई है उनको लागू करने के लिए जो वित्त की या धन की आवश्यकता होती है, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय उतना धन नहीं था हमारे पास कि हम इसको लागू करा सके और जनता की भलाई कर सके। तो उसके लिए लेकिन बना दिया गया कि धीरे धीरे राज्य सरकार अपनी सुविधा अनुसार लागू करेगी। जब लागू हुआ तो उस समय कृष्णमाचारी ने कहा था कि ये भावनाओं का अस्थायी कूड़ागर है, क्योंकि इसको लागू करने के लिए कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। ये मतलब कि इसीलिए इसका ज़्यादातर विरोध होता है, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा भी इसको लागू नहीं कराया जा सकता। अगर कोई इसमें से लागू नहीं होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, जबकि मूल अधिकार में अगर कोई भी मूल अधिकार आपका हनन होता है तो आप सीधे न्यायालय जा सकते हैं। ये दोनों में एक मतलब बेसिक डिफरेंस भी है, अपना मूल डिफरेंस ये भी है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में। हाँ, इसमें अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। वही परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में आपको बताई गई थी, वही परिभाषा है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय, मतलब न्यायालय द्वारा इसे लागू करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई नीति निर्देशक तत्व में कोई कानून लिखा हुआ है जैसे पंचायती राज, तो न्यायालय उसको लागू नहीं करवा सकती। वो सरकार की ही जिम्मेदारी है, केंद्र राज्य दोनों की, कि इसको लागू करवाए। इसी संबंध में एक और विरोध भी है कि केंद्र और राज्य में विरोध हो सकता है, जो कि के संथानम ने कहा था। जैसे मान लीजिए कि राज्य पंचायती राज व्यवस्था लाता है, केंद्र भी लाता है, तो दोनों की स्थिति में टकराव होगा, तो केंद्र की ही सर्वोच्चता होती है। ये भी पिछले अध्याय में बताया गया आपको। तो केंद्र उसे लागू कराने का प्रयास करेगा, और केंद्र कोई भी कल्याणकारी योजना बनाता है और उसे राज्य को भेजता है और राज्य उसे लागू कराने में विफल होता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इस वजह से केंद्र राज्य संबंध में टकराव भी हो सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 38 लोक कल्याण के वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना है। उसी में दिया गया है कि आय को असमानता का कम करने का प्रयास किया जाएगा, या फिर आपका ये क्या बोलते हैं, उससे संबंधित जो भी मतलब आय में डिफरेंसेस जो होते हैं, जैसे कि महिला और पुरुष का जो आय है उसमें डिफरेंस ना हो, या फिर एक ही जगह पे दो आदमी काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षक लोग हैं तो उनके वेतन में जो वेरिएशन है वो ना हो। जैसे दोनों शिक्षक पढ़ा ही रहे हैं तो एक पहले से जो है उनको थोड़ा सा ज़्यादा
पेमेंट मिलता है और अभी वाले को थोड़ा कम मिलता है, तो इसके लिए भी विरोध चलते रहता है। तो उसी आय की असमानता को कम करने के लिए बात की गई है अनुच्छेद 38 में। नीति निर्देशक तत्व में कुछ गांधीवादी सिद्धांत भी हैं। गांधीवादी दर्शन पे सिद्धांत जो है निहित है। गांधी जी का जो भी विचार था उसको नीति निर्देशक तत्व में ही दिया गया है। जैसे गांधी जी का विचार था पंचायती राज, मतलब गांव के लोग शासन करें, पंचायत में शामिल हो, उसके लिए व्यवस्था की गई है। ट्रस्टशिप का सिद्धांत, गांधी जी कहते थे कि कोई कंपनी अगर कोई लगाए तो उसका वो मालिक ना बने, ट्रस्टशिप मतलब कि ट्रस्टी बने, उसकी देख रेख करने वाला बने, ना कि उसको मुनाफा लेकर और एक मालिक बनने वाला काम ना करे। गांधी जी ने कहा था पशु बलि पे रोक लगाया जाए, उसका भी मतलब कि दिया गया अनुच्छेद 48 में। शराबबंदी के लिए भी गांधी जी ने कहा था, तो शराबबंदी या फिर पोषण स्तर को सुधारने के लिए अनुच्छेद 47 में, 47 के आधार पर ही बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। निःशुल्क शिक्षा की भी बात की गई थी। गांधी जी ने भी अपना लाया था जो वर्धा योजना, उसमें भी निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें 0 से 6 वर्ष तक 45 अनुच्छेद के तहत निःशुल्क शिक्षा दिया गया है। समानता के सिद्धांत की भी बात की गई है। अनुच्छेद 39 में दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर आपका निःशुल्क विधि सहायता 39 के क में दिया गया है। 39 के ख में दिया गया है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार हो कि वो सामूहिक रूप से मतलब सभी लोग के लिए हितकारी हो, धन का संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यानी कि आपको हिंदू मुस्लिम या फिर जो भी धर्म हो उसके लिए एक ही कानून रहेगा। ये चीज अभी केवल गोवा राज्य में लागू है। अभी उत्तराखंड में चुनाव के वक्त बोला गया था कि लागू करेंगे, लेकिन अभी वहां पे एक कमिटी बैठाई गई थी, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया है अभी। फिर गुजरात में भी आपका भी हुआ था कि समान नागरिक संहिता लागू होगी अगर सरकार बनती है। तो देखिए अभी तो गोवा में ही लागू है, बाकी कहीं और लागू होता है तो उसको आगे हम लोग देखेंगे। समानता के सिद्धांत में कार्यपालिका न्यायपालिका को बराबर बराबर अधिकार दिया गया है। इसे याद भी कर सकते हैं 50-50, कार्यपालिका जितनी न्यायपालिका, मतलब दोनों को अलग अलग टकराव से बचने के लिए ये किया गया है। फिर आगे आप देखते हैं अनुच्छेद 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों को लागू करने के लिए सरकार अपना प्रयास करती है। अनुच्छेद 39 हमने बता ही दिया। अनुच्छेद 39 का क भी मैंने बता दिया। जैसे 1976 के तहत 1987 में लोक अदालत जोड़ा गया, 76 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। 39 का क पंचायती राज लागू हो गया 73वां संशोधन 1992 द्वारा, ये भी मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार, सरकार ने हम लोगों को रोजगार का अधिकार भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें अधिकार का मतलब क्या है कि कुछ ही स्थिति में, जैसे कि आपको मनरेगा या नरेगा, जिसको मनरेगा हो गया काम के बदले अनाज कार्यक्रम, नरेगा का दिया हुआ है 2005 में स्टार्ट हुआ, 2008 में मनरेगा हो गया, 2 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 100 दिन की रोजगार, एक साल में 100 दिन का रोजगार मिलता है। जब आप निबंधन कराते हैं उसके 15 दिन के अंदर आपको सरकार रोजगार देती है, वो भी 5 किलोमीटर के अंदर। उससे अगर बाहर देती है 5 किलोमीटर से ज़्यादा तो उसके लिए आपको यात्रा भत्ता भी देना रहता है, और अगर रोजगार 15 दिन के अंदर नहीं उपलब्ध करा पाती है तो उसके लिए भी आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो इसी को लागू करने के लिए, ताकि सब लोग को काम मिल सके, नरेगा मनरेगा ये सब आया हुआ है। फिर अनुच्छेद 42, अब आपको काम मिल गया अनुच्छेद 41 के तहत, तो काम न्याय संगत हो। मान लीजिए उसमें आपकी प्रतिष्ठा का हनन न हो, ऐसा कोई काम न करना पड़े कि आपको मतलब 15 घंटा 16 घंटा 18 घंटा काम ना करना पड़े, उसके लिए न्याय संगत काम हो, सोने की या फिर आपके जो काम मतलब अनुकूल दशा आपके हिसाब से हो। ये नहीं कि अब पूरा मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है बहुत लो है वहाँ पे आपको काम करने भेजा जाए बिना उचित व्यवस्था के, वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था ना की गई हो। इसी में अनुच्छेद 42 में ही महिलाओं के लिए जो मातृत्व अवकाश है वो दिया गया है गर्भवती महिलाओं के लिए। फिर अनुच्छेद 43 ट्रस्टशिप का मैंने बताया, गांधी जी का सिद्धांत इसी में है। इसी में आपका कहा गया है 43 के क में कि आपको जो है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकार भी भाग लेंगे।
यानी कि जो भी कंपनी बनेगी उसमें उसके एम्प्लॉय भी उसके प्रबंधन में भाग लेंगे, मतलब ट्रस्टशिप की एक भावना विकसित करने के लिए किया गया है। फिर 43 के जो ख है उसमें जोड़ा गया है कि सहकारी समिति, अभी सहकारिता मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, तो उसी में सहकारिता समिति जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसको ऐड कर दिया गया। ठीक है। फिर आपको अनुच्छेद 44 मैंने बताया ही कि गोवा में लागू, उत्तराखंड और गुजरात में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। 45 भी मैंने बताया 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 0 से 6 वर्ष तक के लिए लागू करने पे बात हो रही है। अनुच्छेद 46 SC ST EWS की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें 103वां संशोधन द्वारा EWS का आरक्षण दिया गया है। मंडल कमीशन की सिफारिश पे और आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 47 में मैंने आप लोग को बता दिया, जिसमें बिहार में पूर्ण श्रमबद्धी लागू किया गया है। अनुच्छेद 48 में पशु बलि की रोक, गांधी जी के सिद्धांत के हिसाब से उसे रोक लगाया गया है। और 48 का ए जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है इसी के हिसाब से लाया गया है। पर्यावरण संरक्षण का भी प्रयास किया गया है। ये हमारा मूल कर्तव्य भी है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, मूल कर्तव्य जो है उसमें भी है, उसे हम आगे फिर देखेंगे मूल कर्तव्य में भी कौन कौन से मूल कर्तव्य है। अब सरकार ने इन निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मतलब प्रयास किया जा रहा है। जिस सरकार के पास जितना, कहते नहीं है कि जितना बहुमत होगा उसी हिसाब से सरकार अपने स्तर से प्रयास करती है, संसाधन भी उस हिसाब से चाहिए सरकार को, तब ना सरकार लागू करेगी। बिहार में इसी के तहत शराबबंदी लागू है, आप लोग पता है। 7 निश्चय 1 2015 में, 7 निश्चय 2 2020 में लागू किया गया, जिसमें आप लोग जानते हैं 7 निश्चय में महिलाओं, पुरुष, किसान सबके लिए बात की गई है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना, पेंशन, वृद्धा पेंशन योजना केंद्र सरकार भी चलाती है, ये लोग के कल्याण के लिए ही। या फिर मुख्यमंत्री पेंशन योजना, किसान को जो राशि दिया जाता है हर 3 महीने पे जो आता है, किसान सम्मान निधि। पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है, बिहार में 2006 से 50% आरक्षण है, जबकि देश में 33% की बात की गई थी। सरकारी नौकरी में बिहार में भी 33% आरक्षण दिया गया है। ये सब हैं। अनुच्छेद 49 से रह गया था, जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या फिर ऐतिहासिक स्थल, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, महाबोधि मंदिर हो गया, इन सभी को संरक्षण प्रदान करना है। ये आपके मौलिक कर्तव्य में भी दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पिछले साल आए थे परीक्षा में नीति निर्देशक तत्व से। पहला ही क्वेश्चन जो कि IAS 1992 में पूछा गया है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कहाँ दिया गया है? आप लोग जानते हैं नीति निर्देशक तत्व में। MPPSC 1991 में। ये सारे क्वेश्चन आप लोग बनाइए। अगर कोई भी इस क्वेश्चन में से नहीं बनता है इतना ऊपर के दिए गए कंटेंट को पढ़ने के बाद, तो आप कमेंट में पिन कीजिए, उसके बारे में और विस्तृत जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।